अब हम चैप्टर नंबर 7 के बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये कि परागण और निषेचन ये किस प्रकार भिन्न हैं, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे परागण क्या होता है और निषेचन क्या होता है। देखो, ये तो हम पादपों में देखते हैं। क्या देखते हैं? पादपों में देखते हैं। परागण और निषेचन दोनों प्रक्रियाएं देखते हैं कैसे होता है। देखो, डायग्राम से समझाते हैं आपको। देखिए, ये जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल, गुलाब का ही फूल है। ठीक है, आपने गुलाब के फूल में देखा होगा कि बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे फाइबर होते हैं, इस तरह से तंतु लगे रहते हैं, है ना। ठीक है, और सबसे बीच में एक हल्की सी डार्क सी इस तरीके से स्त्री केसर होती है। अच्छा, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इस पुंकेसर में यहाँ परागण होता है। क्या होता है? परागण। ठीक है, परागकण। क्या होता है? परागकण। ठीक है, ये होता है पुंकेसर, पूरे को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटे 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 परागकण क्या होते हैं? भरे रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारे पुंकेसर है। ठीक है, इसमें सब में परागकण भरे हुए हैं। ठीक है, इन सब में। ठीक है, ये जो है ना, ये है स्त्री केसर। ये क्या है? अपने आप में स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर का, इस पूरे को स्त्री केसर कहते हैं। मतलब इस पूरे को स्त्री केसर कहते हैं। इसके अलग अलग नाम बताऊं आपको, तो अलग अलग नाम देखो। ये जो ऊपर वाला है ना, ठीक है, इसे तो कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये जो है ना लंबा, उसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। देखो, वापस समझो कि ये जो मान लीजिए गुलाब का फूल है, ये गुलाब के फूल का पौधा है, इसमें दो जनन अंग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है नर जनन अंग और एक होता है मादा जनन अंग। अच्छा, नर जनन अंग कौन से हैं? तो ये जो पुंकेसर है ना, ठीक है, ये नर जनन अंग है। ये सारे ये पुंकेसर। कौन? क्या बोलते हैं इनको? पुंकेसर। पुंकेसर। अब इस पुंकेसर में ये क्या होता है? ये तो तंतु होता है ना, इसको पूतंतु कहते हैं। ठीक है, और जो ये होता है ना, इसे बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसके अंदर जो भरा रहता है छोटे छोटे कण, उसको कणों को क्या बोलते हैं? परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। तो समझ में आ गया? ठीक है, अब मादा जननांग की बात करते हैं। तो ये जो है ना पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर। ठीक है, अब स्त्री केसर के भी कई हिस्से हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है ना, उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और ये जो लंबा सा तंतु जैसा भाग है ना, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। ठीक है, ये बीजांड, अंडाशय बोल दो इसको आप, ओवरी, ये अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। ठीक है, अब इस अंडाशय के अंदर ये आपको लगे हुए दिख रहे हैं ना, ये बीजांड है। ये क्या है? बीजांड है। तो समझ में आ गया आपको ना। वापस बता दूं आपको, ये पुष्प है। पुष्प के अंदर नर जनन अंग और मादा जनन अंग। ठीक है, नर जनन अंग में पुंकेसर, तो मैंने आपको दिखा दी। ये कई सारे हो सकते हैं, 2, 5, 10, 8, है ना, 20, कई सारे हो सकते हैं। आप गुलाब के पौधे में अच्छे से देख सकते हो। पुंकेसर के ये जो ऊपर होता है, इसे बोलते हैं परागकोश। ये देखो परागकोश, और इसमें छोटे छोटे कण भरे रहते हैं, इसे कहते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। उसके बाद में ये इस पूरी आकृति को बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर के इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इस लंबे तंतु जैसे भाग को बोलते हैं वर्तिका, और ये पूरा नीचे गोल वाला भाग होता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर इस तरह से जो बीजाकार संरचनाएं होती है उसे बोलते हैं बीजांड। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो अब देखो, अब क्या होगा? अब होगा इसके अंदर परागण करवाते हैं और फिर निषेचन करवाते हैं। परागण क्या होता है? ठीक है, कि इसके अंदर ये क्या था, आप बताओ मुझे, ये क्या था? पुंकेसर था। पुंकेसर के अंदर क्या थे? परागण थे। ठीक है, इन पराग कणों का, ठीक है, वर्तिका तक, ठीक है, तो पुंकेसर के, क्या बोला मैंने? पुंकेसर से, ठीक है, पुंकेसर में विद्यमान पराग कणों का वर्तिका की सतह तक, यहां तक आना, सिर्फ यहां तक आना, क्या कहलाता है? परागण प्रक्रिया कहलाती है। क्या बोलाती है? परागण। ठीक है, पराग कणों का, ठीक है, वर्तिकाग्र तक जाना। कहां तक जाना? वर्तिकाग्र तक जाना। क्या कहलाता है? परागण। क्या कहलाता है? परागण। समझ गए? अब आपको चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। निषेचन क्या होता है? अब निषेचन क्या होगा? ये जो परागण है ना, ठीक है, ये वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते होते अंत में बीजांड जाते हैं, और बीजांड के अंदर क्या करते हैं? निषेचित होते हैं। यहाँ क्या होता है? निषेचित होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। ठीक है, पुंकेसर के
पराग कोश में स्थित पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण तो क्या कहलाता है? परागण प्रक्रिया कहलाती है। और इन पराग कणों का वर्तिकाग्र से बीजांड तक आना और इस बीजांड में निषेचन होना, ये निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। समझ गए आप? ठीक है, तो ये देखो परागण किसे कहते हैं? तो पराग कणों का एक पुष्प के पराग कोश से, है ना, पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प, दोनों हो सकते हैं, सेम फ्लावर भी हो सकता है, मतलब इसका इस पे जाना या इसका किसी और फ्लावर के वर्तिकाग्र पे जाना, दोनों संभव है। ठीक है, तो देखो अच्छे समझो, पराग कणों का एक पुष्प के पराग कोश से उसी जाति के उसी पुष्प अथवा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या करते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कह रहा है? परागण कहते हैं। समझ में आ गया आपको? निषेचन क्या कहते हैं? बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में अंड कोशिका तथा नर युग्म का संलयन, या फिर आप ऐसे ले सकते हो पराग कणों का वर्तिकाग्र से बीजांड तक जाना और वहां क्या होना? निषेचन होना या संलयन होना ही निषेचन प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ परागण क्या होती है? निषेचन, ये क्रिया निषेचन से पहले होती है ना? इसके बाद पहले तो परागण यहाँ आए वर्तिकाग्र, फिर अंदर जाके निषेचन करेंगे ना। ठीक है, तो ये जो परागण प्रक्रिया है वो निषेचन पूर्व प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, यह क्रिया निषेचन से पूर्व होती है और निषेचन क्या है? परागण के बाद में होती है। पहले परागण होता है फिर निषेचन होता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब ये जो परागण हो रहा है ना, ये परागकण है, यहाँ वर्तिकाग्र तक जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे? अब देखो कुछ एग्जाम्पल है, वायु द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, वायु द्वारा जा सकते हैं, और किसके द्वारा? पक्षियों द्वारा जा सकते हैं। जैसे मान लिया तितली बैठी, ठीक है, तितली के पाँव पर ये चिपक गए, ये स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं परागण। तितली फिर यहाँ से उड़कर यहाँ बैठ गए तो यहाँ लग गए। ठीक है, तो ये माध्यम से ही है, क्या होता है? गति करता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में, ठीक है, यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ कोई तितली थोड़ी लेकर जाएगी अंदर ट्यूब के अंदर, नहीं। यहाँ आने के बाद में यहाँ एक रसायन होता है, वो रसायन इनको खींच के अंदर ले जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो परागण क्रिया है ना, इसके लिए बाहरी माध्यम कीट, वायु आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, निषेचन में बाहरी माध्यम प्रयोग में होता ही नहीं है, वो अंदर ट्यूब में अपना आप है जो रसायनों के माध्यम से जाता है। ठीक है, ये पुष्प के बाह्य भाग में संपन्न होती है और ये पुष्प के आंतरिक भाग में संपन्न होती है। पुष्प के अंदर होती है, ये पुष्प के बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आप लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परागण और निषेचन में अंतर, या निषेचन किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, आपको लिखना होगा। उसके बाद में ये कहते हैं शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। पहले तो मैं आपको चीज़ बता दूं, ये जो दोनों है ना, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये नर जनन अंग में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? नर जनन अंग में क्या हिस्सा है। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिख देना कि शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन तंत्र के भाग हैं। ठीक है, उसके अलावा ये दोनों ग्रंथियाँ क्या करती है? ग्रंथियाँ क्या करती है? किसी न किसी प्रकार के रसायन का स्रावण करेगी। तो हाँ, तो शुक्राशय है जो एक पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ का स्रावण करता है। ठीक है, और ये यही तरल पदार्थ वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। ठीक है, तो उसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? ठीक है, यहाँ नीचे पे लिखा हुआ है, ये भी क्या करती है? विशेष स्राव करती है, जो सफ़ेद और हल्का रंगीय और क्षारीय होता है। ठीक है, और उसके बाद में है कि यौवना आरंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो आप इसमें 5-7 में से कोई 2-3 याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो गर्भस्थ शिशु और भ्रूण को पोषण प्राप्त करने के लिए, देखो मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए ये कोई फीमेल है, ठीक है, और ये उसका गर्भस्थ शिशु है, तो वो अंदर एक थैली के अंदर सुरक्षित होता है। ये मान लीजिए वो गर्भस्थ शिशु है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये जो थैली होती है इसको बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा ही एक नली से है, माँ के नाभि से जुड़ी रहती है, और ठीक है, उसी से उसको क्या मिलता रहता है? पोषण, श्वसन, सब वायु जो भी चाहिए वो मिलता रहता है। ठीक है, तो क्या समझे आप? माँ के शरीर से गर्भस्थ शिशु भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है? तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता रहता है, और एक इसके लिए एक विशेष संरचना होती है प्लेसेंटा। ठीक है, ये तस्तरीनुमा संरचना होती है ना, जो गर्भाशय के अंदर क्या रहती है? धंसी रहती है। ठीक है, इसके चारों ओर है जो उत्तक रहते हैं। ठीक है, और यही है जो भ्रूण को क्या करता है? इसी के माध्यम से है जो भ्रूण को ग्लूकोज है, जो रक्त है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन है, सबकी आपूर्ति होती रहती है। तो आपको ये प्लेसेंटा नाम याद होना जरूरी है। ठीक है, यदि कोई महिला कॉपर टीका प्रयोग नहीं करती तो क्या ये उनकी यौन संचारी रोगों से रक्षा करेगा? नहीं। ठीक है, कॉपर टीका इससे कोई संबंध नहीं है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देख लो। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन किस में होता था? बडिंग किस में हो रही थी? मैंने दिखाया था ना कि एक अनानास के जैसा यीस्ट था। ठीक है, और उसके यहाँ एक नया यीस्ट पैदा हो गया। ठीक है, फिर थोड़े दिनों में ये जब बड़ा हुआ तो फिर ये क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है,
तो ऐसे बडिंग हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान, अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है, ईस्ट के अंदर होता है। किस में होता है, ईस्ट के अंदर होता है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो देखो, अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय भी मादा में होता है, डिंबवाहिनी मादा होता है, शुक्रवाहिका किस में होता है, नर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, ठीक है, शुक्र जनन, ये सारी प्रक्रिया नर जनन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। पराकोश में क्या होते हैं, तो अभी मैंने बताया था, पराकोश में छोटे छोटे कण होते हैं, क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। देखो, अलैंगिक जनन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के अंदर होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के अंदर। लैंगिक जनन आप मनुष्यों में देख लो। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो संतान होती है ना, एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की, एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा उसके अंदर, सेम जैसे माता पिता से कैसे भी हो, खराब हो, अच्छे हो, बुरे हो, कैसे भी गुण हो, सेम आएंगे इसके अंदर। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, नए गुणों का भी समावेश होता है। अब एक बात बताओ, जब नए गुण आएंगे तो नए गुण अच्छे भी तो आ सकते हैं, है ना। जब नए गुण अच्छे आएंगे तो क्या होगा, विकास होगा, क्या होगा, विकास होगा, है ना, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लैंगिक जनन के सबसे बड़ा लाभ होता है। देखो देखो क्या कहते हैं कि लैंगिक जनन द्वारा संतति में विभिन्नताएं या नए गुण आते हैं जिनका विकास के लिए बहुत महत्व है, ठीक है। नई जाति की उत्पत्ति होगी, नए गुण आएंगे तो, है ना। तो नई जाति की उत्पत्ति में भी लैंगिक जनन इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन से जीवों में श्रेष्ठ गुणों का समावेश होता है। आप में से कई गुण मिलेंगे जो आपके पेरेंट्स में नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छे भी हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में मानव में वृषण के क्या कार्य है, तो ये ध्यान रख लेना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मानव में वृषण, तो वृषण क्या होता है, नर जनन अंग का, नर जनन तंत्र का हिस्सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से है, जो पुरुषों के अंदर है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अच्छा, इसके अलावा ये शुक्राणुओं का निर्माण भी करता है, ठीक है, और शुक्र जनन का, शुक्राणु का उत्पादन को नियंत्रित करता है। बस दो ही काम है, ठीक है। तो क्या करता है वृषण, एक तो लिख दोगे आप सीधा कि नर जनन तंत्र का हिस्सा है, और एक हार्मोन स्थापित करता है टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से जो पुरुषों में है द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, और उसके अलावा शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है। उसके अलावा ऋतुस्राव क्यों होता है, ठीक है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, ये ध्यान रख लीजिए। ऋतुस्राव इसलिए होता है, ठीक है, कि जब है जो मादा जनन तंत्र जनन तंत्र की घटना है, ये सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, ऋतुस्राव मादा जनन तंत्र की घटना है, ठीक है। इसमें है जो अंड है निषेचित नहीं हो पाने की स्थिति में, सीधा ये लिखो, निषेचित नहीं होने पाने की स्थिति में ही ऋतुस्राव होता है, बस इतना लिखना है। और इसमें है, ये प्रत्येक 28 से 30 दिन के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 से 7 दिन तक है जो रक्तस्राव होता है, ठीक है, इतना सा याद कर लेना। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, पुष्प का चित्र, ये चित्र आप बनाना सीख जाना, आप आराम से बना सकते हो। इस तरह से आप चारों तरफ पंखुड़ियाँ बना देना, ठीक है। और उसके अलावा क्या लिखोगे आप, यहाँ पर है इस तरह से स्त्री कैसे बना दोगे, सेम ऐसा वाला बना देना, ऐसा वाला, इस टाइप से, ठीक है, आसान है। पंखुड़ी बना देना ये, और ये पुंकेसर अच्छे से बना देना, 5-7 चारों तरफ, और एक बीच में एक अच्छा सा स्त्री कैसे बना देना, ठीक है, हो जाएगा आपका काम। उसके बाद में हम जो बात करते हैं, ठीक है, कहाँ थे, ठीक है। तो ये नाम लिख देना, पराकोश, तंतु, इन दोनों को सम्मिलित रूप से पुंकेसर कहते हैं। जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को सम्मिलित रूप से स्त्री केसर कहते हैं। ये बाह्य दल, ये पंखुड़ियाँ, ठीक है, इस तरह से बना के आ जाना। उसके बाद में गर्भ निरोधन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक तो आप हार्मोनल गोली ले सकते हैं, कोपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर है शुक्र वाहिनियों को अवरुद्ध कर सकते हैं, या फेलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर सकते हैं। बस 4-5 चीज़ें नाम लिख देना, हार्मोन की गोली द्वारा, कोपर्टी या लूप द्वारा, ठीक है, और शुक्र वाहिनी और फेलोपियन नलिका के जो क्या है अवरुद्ध करने पर, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आप लिख देना, काम हो जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि एक कोशिक और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। देखो, एक कोशिक जीव में क्या होता है, सीधे एक कोशिका होती है, मैंने आपको बताया था ना, अमीबा, ठीक है। इसको ऐसे काटो, इसका जनन हो जाएगा, 2 अमीबा में बदल जाएंगे, 2 छोटे छोटे अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जैसे मानव में ऐसा थोड़ी ना होता है कि इसको काटो 2 छोटे छोटे मानव बन जाएंगे, नहीं बनता ना। तो ध्यान रख लेना कि एक कोशिकीय जीवों में सीधा अलैंगिक जनन होता है, कुछ होता ही नहीं, काटो बन गए 2, है ना, कुछ भी बन जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में, प्राय मानव में देखो आप, लैंगिक प्रकार के जनन होते हैं। यहाँ नर और मादा अलग अलग होते हैं, यहाँ ना नर होता है ना मादा होता है, सब एक ही होता है, एक ही से दूसरा जनन हो जाता है, ठीक है। अब एक कोशिकीय जीवों में जनन के लिए कोई विशिष्ट संरचना होती है क्या, जैसे मानव में होती है ना।
अंडाशय होती है, वृषण होते हैं, क्या इनमें होती है क्या? नहीं होती है। तो ध्यान रखना, एक कोशिकीय के जीवों में जनन के लिए कोई विशिष्ट संरचना होती ही नहीं है, जबकि इसमें विशिष्ट संरचनाएं होती है। ठीक है, एक कोशिकीय के जीवों में कैसे जनन होता है? द्विविभाजन हो गया, 2 पार्ट में टूट गया, बहुखंडन हो गया, कई पार्ट में टूट गया। हाइड्रा मैंने बताया ना अनानास के जैसे होता है, ये बडिंग हो गई, अलग से नया निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है वाकई में, निषेचन की प्रक्रिया होती है वाकई में। ठीक है, तो ये जनन विधि क्या है? सरल होती है और ये जटिल होती है। बस हो गया 4 अंतर, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जनन किसी स्पीसीज की समष्टि में स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? जैसे देखो, एक बात बताओ, अगर जनन होगा ही नहीं, मान लीजिए कि नई संतति आएगी ही नहीं, तो बताओ संसार कितने दिन चल जाएगा? चल ही नहीं सकता ना, है ना? तो आगे इस प्रकृति को चलने के लिए क्या है? जनन की तो जरूर आवश्यकता है। देखो, जनन एक इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके माध्यम से क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति भी बनी रहती है, और क्या होता है? उस चीज़ का स्थायित्व भी बना रहता है। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति भी होती रहती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने से क्या लाभ हो सकते हैं, अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। देखो, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ही गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाया जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कुछ यौन संचालित रोग होते हैं, जैसे HIV। ठीक है, जैसे HIV जैसे रोगों को रोकने के लिए भी गर्भ निरोधक युक्तियां काफ़ी हद तक, 100% नहीं बोला मैंने, काफ़ी हद तक लाभदायक है। काफ़ी हद तक 50-60% लाभदायक है। ठीक है, तो देखो, उसके अलावा कुछ होते हैं कि अवांछित गर्भधारण, ठीक है, उसको रोकने में भी ये सहायक है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, गर्भ निरोधक युक्तियां हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है? जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा लैंगिक रोग संचरण, ठीक है, यानी यौन संचालित रोग या जैसे HIV, इनको रोकती है। ठीक है, उसके अलावा है जो गर्भधारण को रोका जा सकता है, अवांछित संतान से बचा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ। थोड़ा थोड़ा याद कर लेना आप, कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 लाइन तो आप तैयार कर लो, और पेपर खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप 2-2, 5-5, 4-4 लाइन भी लिखेंगे ना, आप कर लेंगे मैनेज और अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है।